गाजा में एयर स्ट्राइक से तबाही की एक और तस्वीर सामने आई है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में एक 13 मंजिला इमारत जमी दोज हो गई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए कैसे इजराइल की एयर स्ट्राइक में एक के बाद एक गाजा में लगातार इमारतें धराशायी हो रही हैं। और एक बार फिर एक तस्वीर और आई है जहां गाजा में एयर स्ट्राइक के बाद एक इमारत 13 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। धुएं का गुबार चारों तरफ देखने को मिला और लगातार गाजा पर हमले जारी हैं। हमास के ठिकानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री खुद बड़े सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस बार बड़ा भीषण युद्ध होगा और बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी फिलिस्तीन को या हमास को इसकी। और देखिए कैसे यहाँ पर एक 13 मंजिला इमारत जिस पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की और उसके बाद कैसे भरभरा कर वो गिर पड़ी। अब आपको उस वक्त की एक लाइव रिपोर्ट दिखाते हैं जब इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक की। Almost all the media offices are in this tower, along with Al Jawhara Tower, which was directly targeted yesterday. As you can hear now, the raids are just a while ago as well. I'm sorry again. Oh my God! Yes. I need to go down. I can't. If you can hear me, I can't. We're going to direct the camera now towards the explosions. Can you hear me? Yes, I've directed the camera now towards the explosion. This is a Shruk tower that has been brought down. As you can see, I was standing right opposite to it when I was talking to you. Like almost all the media offices are in this tower, along with Al Jawhara Tower, which was directly targeted yesterday. As you can hear now, the raids are just a while ago as well. I'm sorry again. Oh my God! Yes. I need to go down. If you can hear me, I can't. We're going to direct the camera now towards the explosions. Can you hear me? Yes, I've directed the camera now towards the explosion. This is a Shruk tower that has been brought down. As you can see, I was standing right opposite to it when I was talking to you. और देखिए इस पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर आपको 4 लोग दिख रहे हैं। अचल मल्होत्रा हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट। सिवाज सर आपका ही बहुत स्वागत है। मनीष झा हमारे साथ और सुमित चौधरी हमारे 2 संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहले मैं मनीष आपसे शुरू करूंगा। मनीष, नेतन्याहू का अगर कल का बयान देखें, वैसे तो पिछले कुछ दिनों में कई सारे बयान उनके आ चुके हैं, लेकिन कल का बयान देखें तो वो साफ दिख रहा है कि उन्होंने ठान लिया है कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़नी है। वो कह रहे हैं आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई है और जब तक इसे अंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। कैसे समझे इसको? आतंक मतलब हमास या पूरी गाजा पट्टी को संबोधित कर रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आत्मरक्षा का अधिकार हर देश को है तो इजराइल को भी है। लेकिन जिस स्तर पर कार्रवाई हो रही है वहां पर ये नहीं लग रहा कि अब आप सिर्फ हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और जाहिर है कि जरूरत है कि अब यहाँ से ये युद्ध विराम या शांति जैसी स्थिति दिखनी चाहिए और इसके लिए विश्व समुदाय के दूसरे देशों को भी आगे बढ़ने की जरूरत है। अब से 5 घंटे के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक होने वाली है। हालांकि केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से काम नहीं चलने वाला है, जो खास करके पड़ोसी कई सारे मुल्क हैं जिनकी सक्रिय भूमिका हो सकती है। भारत जैसे देश जिसके दोनों पक्षों के साथ अच्छे संबंध हैं, वो इन मामले पर प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मिस्र अभी बात कर रहा है फलस्तीन से, सऊदी अरब और UAE ये दोनों देशों के साथ बात कर रहा है। अमेरिका का एक दूत इजराइल पहुंचा हुआ है। लेकिन क्या परिणाम निकलेंगे, क्योंकि हर बीतते घंटे के साथ तबाही की नई तस्वीर। बिल्कुल, और इस पर अचल मल्होत्रा सर मैं आपसे कमेंट चाहूंगा। देखिए, जो बाइडेन ने नेतन्याहू से भी बात की है और फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास उनसे भी बात की है, लेकिन ऐसा लगता नहीं जो मनीष बता रहे हैं या जो और भी जो दुनिया पहल कर रही है उसका जरा सा भी असर कुछ होता हुआ दिख रहा है। आप एक फॉर्मर डिप्लोमेट होने के नाते अपने अनुभव के आधार पर इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखते हैं और या माने कि ये केवल एक आतंक
जो लोग आतंक फैलाने के लिए जिम्मेदार, जिनको इजराइल समझता है, उन पर ही कार्रवाई तक सीमित है ये? नहीं गौरव, देखिए अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट के इतिहास में जाएंगे तो ये इसेंशियली मूलतः मेरे हिसाब से ये एथनो रिलीजियस टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है। इसका इतिहास कम से कम थोड़ा हिंदी में ही बताइए इसको हमारे व्यूअर्स के लिए जो मैं देख रहे हूँ। आप इसको थोड़ा धर्म से जुड़ा हुआ विवाद है, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ एथनो रिलीजियस टेरिटोरियल, 3 एलिमेंट हैं इसके। 100 साल से भी ज्यादा इसका इतिहास है और इसका मॉडर्न फेज जो है वो 1948 में शुरू हुआ था। ठीक है, जब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सुन पा रहा हूँ सर, बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि 100 साल से भी पुराना ये इतिहास है इसका कॉन्फ्लिक्ट का। इसके 3 एलिमेंट हैं जिसमें रिलीजन है, एथनिसिटी है और साथ ही साथ टेरिटोरियल एस्पेक्ट भी है। इसका मॉडर्न फेज 1948 में शुरू हुआ था जब इजराइल ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया था। ठीक है। तब से अब तक 3 लड़ाइयां हो चुकी हैं, बीच में बीच बिछाव हुआ है, ओस्लो एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन सब चीजों का नतीजा ये है आज की तारीख में इजराइल तो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट है। ज्यूज के लिए उसने अपना एक घर बना लिया है और उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिल गई है और वो यूएन का एक मेंबर भी है। जबकि पैलेस्टीनियंस जो हैं वो अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने होमलैंड की लड़ाई जो है अभी भी लड़ते चले आ रहे हैं और उसको ना तो अभी पूरी तरह से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है। यूएन में उनका जो स्टेटस है वो एक नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस है, स्टेट का स्टेटस है और कुछ उन्हें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को थोड़ी लिमिटेड सी रिकॉग्निशन मिली है। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल्स की बात करें तो जितना अधिकार ज्यूज को, इजरायली ज्यूज को है एक अपना होमलैंड का, उतना ही अधिकार अरब पैलेस्टीनियंस को भी है। लेकिन मुसीबत ये है, जो समस्या क्या आ रही है, इस लड़ाई को हमास खास तौर से जो पैलेस्टाइन अरब्स हैं वो एक उन्होंने अपने लिए एक रेपुटेशन जो अर्न की है वो है आतंकवाद। नहीं लेकिन अचल सर देखिए, अभी कुछ दिन ज्यादा दिन नहीं हुए जब हम अजरबैजान और आर्मीनिया के युद्ध की बात करते थे और हम बात करते थे कि वर्ल्ड कम्युनिटी को अब सामने आना चाहिए, लेकिन क्या उन देशों का इजराइल से कोई कंपैरिजन है? ये भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन सुमित के पास जाना चाहता हूं। सुमित देखिए, यहाँ पर क्या अगर हम बात करें पावर वाइज तो लगता नहीं कि हमास का इजराइल से कोई कंपैरिजन है और उनको नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ये दिख रहा है। इजराइल के मुकाबले उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर ये वॉर, तो अगर इसको वॉर कहें तो ये वॉर बड़ी इंबैलेंस है, या कहें कि अभी वॉर नहीं, कभी कॉन्फ्लिक्ट तक ही इसको सीमित रखें? देखिए वॉर तो नहीं, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट अभी बढ़ेगा अगर आप कंपैरिजन करें दोनों का, क्योंकि आपने इजराइल की बात की और हमास की बात की। हमास के पास भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स उसने तैयार कर लिया है, उसका इंटरफेरेंस भी खासतौर पे गवर्नमेंट में है। गाजा पट्टी की जब आप बात करते हैं तब वहां पर उनके प्रॉपर उनके रिसोर्सेज है, उनकी मिनिस्ट्रीज है, उनके स्कूल्स हैं, उनके अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप देखें गौरव खासतौर पर कि पिछले कई दिनों में अगर आप कंपैरिजन करें, गाजा की तरफ से हमास ने करीबन 3000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं इजराइल में, खासतौर पर उनकी जो साउदर्न सिटीज हैं, साउथ पार्ट जो है। और यही वजह है कि अब इजराइल जो है उनके नेटवर्क्स को टारगेट कर रहा है, उनके मेन बेसिस को टारगेट कर रहा है। 2014 में भी जब इसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था तब इजराइल ने खासतौर पे उनके नेटवर्क्स को, उनके जो नीचे टनल्स जो जिनसे वो ऑपरेट करते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया और आज भी वो उसी स्ट्रैटेजीज पे करते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।